वर्जित है। इस तरीके से लिखा जाता था। भारत में ही कई ऐसे स्थान थे जहां भारतीयों का प्रवेश नहीं था और ऐसे लिखा जाता था कि भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। और क्या, तो ईसाई धर्म को हिंदू और मुस्लिम धर्म से श्रेष्ठ साबित किया जाना, यह भी काम कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू और मुस्लिम धर्म। नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत इस समय हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। 1857 की क्रांति के पहले लेक्चर में हमने बड़े विस्तार से बात किया भारत में ब्रिटिश विस्तार के बारे में, जिसमें हमने देखा कि भारत में ब्रिटिश विस्तार दो तरीके से हुआ। एक तो युद्ध के माध्यम से हुआ और दूसरा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और बेलेजली की सब्सिडरी अलायंस को भी हमने पहले लेक्चर में ठीक प्रकार से समझा है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में और 1857 के क्रांति के क्या कारण रहे उसके बारे में। तो चलिए तेजी से शुरू करते हैं। तो देखिए, क्रांति का स्वरूप यानी क्या नेचर रहा 1857 की क्रांति का। ज्यादातर अंग्रेजी इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो 1857 में घटना घटी थी वो मात्र केवल एक सैनिक विद्रोह था, इससे अधिक कुछ नहीं था। तो दूसरी तरफ कई ऐसे इतिहासकार हैं जिनमें बीडी सावरकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने ये कहा है कि ये 1857 की घटना कोई सिपाही विद्रोह नहीं थी, बल्कि ये सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसी आलोक में हम बहुत सारे अंग्रेजी और भारतीय इतिहासकारों की टिप्पणियों को देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति क्या मात्र एक सैनिक विद्रोह था या फिर ये एक स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जितने पॉइंट्स यहां लिखे गए हैं सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये पूछ लिया जाएगा कि किसने ये कहा कि 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ भी नहीं। तो विकल्प में कई नाम आ जाएंगे। तो जॉन लॉरेंस और सीले ने ये कहा। सीले ने एक बात और इसमें ऐड की कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं या आगे आप देखेंगे जितने भी कोटेशंस हमने बुक से उठाए हैं वो सब परीक्षा में सीधे सीधे पूछता है और इसीलिए हमने बड़े विस्तार से क्रांति के स्वरूप को समझने का निर्णय लिया। तो सीधे सीधे इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक कथन को लेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो कथन कितना उचित अथवा अनुचित है। ठीक है, चलिए। तो जॉन लॉरेंस ने कहा केवल सैनिक विद्रोह था 1857 में जो घटना घटी थी और वो इससे अधिक कुछ नहीं था। यही बात सीले भी कहता है। तो आपसे एग्जाम में जॉन लॉरेंस और सीले ये दोनों ऑप्शन एक जगह दिया जा सकता है। तो इन दोनों लोगों को मिलाकर आप कहें कि केवल सैनिक विद्रोह और कुछ नहीं। चूंकि मैंने एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए यह लिखा है कि सीले ने यह कहा कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। देखिए, अगर इन दोनों लोगों की बातों को समझा जाए तो यह बात पूर्णतया सत्य नहीं प्रतीत होती। सबसे पहली चीज तो यह है कि यह जो विद्रोह हुआ 1857 में, जो 1857 में क्रांति हुई, ये केवल सैनिकों तक सीमित नहीं थी। अवध में तो ये एक जन आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया। तो उसमें तालुकदार भी थे, जमींदार भी थे, आम नागरिक भी थे। और ऐसा नहीं था कि जितने ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे सबने विद्रोह कर दिया था। तो जितने ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाही थे उसमें से बहुत अधिक ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह नहीं भी किया था। तो यह कहना कि यह केवल सैनिक विद्रोह था ये उचित नहीं लगता है। दूसरा देखिए,
LER रीज ये कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो धर्मांध यहां पे कहा जा रहा है हिंदू और मुसलमानों को। तो ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी कि ये असल में एक धर्म युद्ध था, जिसके एक तरफ थे हिंदू और मुस्लिम और दूसरे तरफ थे ईसाई। TRS होम्स का यह कहना है कि यह बर्बरता तथा सभ्यता का संघर्ष था। तो एक तरफ ब्रिटिश थे जो सभ्यता का झंडा लेकर के खड़े थे TRS होम्स के शब्दों में, और दूसरी तरफ भारतीय थे जो कि बर्बर थे। अब अगर देखा जाए तो बर्बरता दोनों तरफ से प्रदर्शित की गई। 1857 की क्रांति में कई यूरोपीय व्यक्ति, महिलाएं और बच्चों को मौत के घाट क्रांतिकारियों द्वारा उतारा गया। लेकिन केवल यह काम क्रांतिकारियों द्वारा ही नहीं हुआ। 1857 की क्रांति को जब अंग्रेज दबाने में कामयाब हो गए और जब हडसन दिल्ली में कमांड कर लिया तो उसने अंधाधुन वहां पे गोलियां चलवाई। कहा जाता है कि इलाहाबाद के समीप आसपास कोई ऐसा वृक्ष नहीं बचा था, एक कहावत के रूप में, कि जिसपे कि किसी न किसी व्यक्ति को फांसी न दी गई हो, जिसके तनों पर लटका करके फांसी दी गई। तो बहुत बर्बरता का प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों के द्वारा। तो यह कहना कि केवल भारतीय बर्बर थे, यह कहीं से उचित जान नहीं पड़ता। बर्बरता का प्रयोग दोनों तरफ से हुआ था। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब यह शुरू में यूरोपियन आए भारत में, और जब इन्होंने भारत में जो है एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार को देखा जो कि मुगल साम्राज्य था, तो उस समय तक ये जो है अपने उच्च नस्ल के दावे, अपने सभ्य होने के दावे को नहीं करते थे। जैसे एक के बाद एक प्लासी, बक्सर, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध और 2 आंग्ल सिख युद्ध में इनको विजय मिली अंग्रेजों को, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो देव के पुत्र हैं, हम तो उच्च नस्ल के हैं, तुम निम्न नस्ल के हो, हम तो सभ्य लोग हैं, तुम तो बर्बर हो। और व्हाइट बर्डन माने जो है हमारा ये बर्डन है कि हम तुम्हें ठीक करें, तुम्हें हम सुधारें। तो उसी से ये TRS होम्स का ये कि ये बर्बरता तथा सभ्यता का संघर्ष था, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों तरफ से बर्बरता थी। ठीक है। जेम्स आउट्रम और W टेलर का कहना है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा किसने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी। ये सबसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। मैं आपको जो है सारे तर्क बताते हुए चल रहा हूं कि फैक्ट्स भी आपको याद रहे और जितनी बातें बताई जा रही हैं उसके सहारे वो दिमाग में बैठे भी। ठीक है। तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। बेंजामिन डिजरेली कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे इंग्लैंड में, बहुत बड़े नाम। बेंजामिन डिजरेली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए यह कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। तो पहले सबके कथनों को एक प्रकार से समझ लीजिए, फिर हम लोग निष्कर्ष के तरफ भी बढ़ेंगे कि असल में यह था क्या। ठीक है। अब यहां पे आइए तो BD सावरकर। अब हमने जितने यूरोपीय और अंग्रेज इतिहासकार थे उनके मत को देख लिया। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहासकारों की क्या राय इस विषय पर रही। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है BD सावरकर और इनकी किताब जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की गीता के रूप में इस किताब ने जो है कार्य किया। इस पे बैन था, ब्रिटिश सरकार ने इस किताब को बैन किया हुआ था, लेकिन बैन के बाद भी इस किताब को क्रांतिकारी
प्राप्त ही कर लेते थे, जबकि इसका मूल्य उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय है कि बोला नहीं जा सकता है। मतलब इतना बैन था और इसको प्राप्त करना इतना मुश्किल था कि इसका मूल्य बहुत अधिक था, लेकिन फिर भी हर क्रांतिकारी इसको जरूर पढ़ना चाहता था। और पूरे क्रांतिकारी मूवमेंट में ये जो किताब थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो है गीता का काम कर रही थी क्रांतिकारियों के लिए, ठीक है। तो इस समय इस किताब में बीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया कि ये तो योजना बना करके फिर जो है एग्जीक्यूट किया गया। तो ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल था, ठीक है। तो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो है उन्होंने दिया। इनकी किताब का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और किसने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 की क्रांति को, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों को आपको याद रखना है। सर सैयद अहमद खान की हम बात करें तो सर सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर तैनात थे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आगे हम बढ़ेंगे तो इस पे बात करेंगे। उस समय में 1857 तक के समय में कोई भी व्यक्ति सेना में सूबेदार तक, कोई भी भारतीय व्यक्ति सेना में सूबेदार तक और असैनिक पद की बात करें तो सदर अमीन तक के पद पर जा सकता था। तो यह सर सैयद अहमद खान, जो पोस्ट किसी भारतीय को मिल सकती थी असैनिक प्रशासन में, उसमें जो सबसे उच्च पद था वो सर सैयद अहमद खान के पास था। इन्होंने, और ये 1857 की क्रांति के समय बिजनौर के सदर अमीन थे। तो इनकी किताब है एन एसे ऑन द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में इसे एक सैनिक विद्रोह कहा है। तो सर सैयद अहमद खान ने भी इसे क्या बताया, इसे सैनिक विद्रोह बताया। यहीं पे एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 1947 से पहले, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था, केवल 2 भारतीयों ने 1857 के ऊपर किताब लिखी। एक तो थे बीडी सावरकर और दूसरे थे सर सैयद अहमद खान। तो देखिए, इसे केवल सैनिक विद्रोह कहने के लिए किताब लिखने में कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा था कि इसे केवल सैनिक विद्रोह ही हमें कहना है, क्योंकि सैनिक विद्रोह जब हम 1857 की क्रांति को कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है इस क्रांति के नैतिक आधार को ही समाप्त कर देते हैं। तो अंग्रेज तो ये चाहते ही थे और वो कहते ही थे कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह था। भारत की जनता ने कोई विद्रोह नहीं किया था, हमारा शासन तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, सारे लोग इस शासन में जो है संतुष्ट हैं, खुशहाल हैं, हमसे कोई परेशानी जनता को नहीं है। वो तो कुछ सैनिकों ने धार्मिक कारण से और कुछ अफवाह से ये विद्रोह कर दिया। तो हमेशा से अंग्रेज इतिहासकारों का, अंग्रेजी शासन का यही उद्देश्य रहा कि इसे सैनिक विद्रोह कहा जाए। तो उस समय जब ब्रिटिश राज भारत में चल रहा था तो केवल 2 लोगों ने इस पे किताब लिखी। एक तो सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा। तो अंग्रेजों के ही लाइन पे किताब लिखना कोई मुश्किल काम नहीं था, मैं ये बताना चाहता हूं। बीडी सावरकर ने बहुत हिम्मत का काम किया। अंग्रेजी राज में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था और निश्चित रूप से इनको किताब पब्लिश करवाने में बहुत दिक्कत हुई। किसी तरह से यह किताब पब्लिश हुई और उस पर जो है अंग्रेजों ने बैन लगाया। तो 2 लोगों ने 1947 से पहले लिखा, एक बीडी सावरकर, एक सैयद अहमद खान। बीडी सावरकर ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया और सर सैयद अहमद खान ने एक सैनिक विद्रोह केवल ये कहा। सर सैयद अहमद खान को हम मानते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिकता का विकास हुआ उसके ये शीर्ष पुरुष थे, ये उसके अगुआ थे। इन्होंने ही मुसलमानों को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में भारत में स्थापित करना शुरू किया।
मुस्लिम युवाओं से यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस की सदस्यता मत धारण करो, कांग्रेस के सदस्य मत बनो और ब्रिटिश राज के भक्त बनो, पढ़ो लिखो और ब्रिटिश राज में नौकरी करो। और इन्होंने ही स्पष्ट रूप से यह विभाजित कर दिया कि मुसलमान अलग आइडेंटिटी है और हिंदू अलग आइडेंटिटी है। भारत में सांप्रदायिकता का विश्वास पढ़ते हैं तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये आप लिख लीजिए। भारतीय भाषा में और 1857 के ऊपर जो पहली किताब लिखी गई वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही लिखी गई और उसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। इसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी और यह किताब 1859 में लिखी गई, असबाब ए बगावत ए हिंद। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यह भारतीय भाषा में 1857 के ऊपर लिखी गई किताब थी, ठीक है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला ये देखिए, आरसी मजमूदार। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि अभी मैं इसको पढ़ता हूं कि इन्होंने क्या कहा, तो आपको जो है एक आइडिया मिलेगा कि यह कथन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और इसलिए जो है इस कथन को काफी जो है एग्जाम में उठा करके पूछा जाता है। यह तथाकथित सो कॉल्ड प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? आरसी मजमूदार ने कहा। इनकी किताब थी द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। यह किताब का नाम भी पूछा जा सकता है, किसने लिखा है यह भी पूछा जा सकता है। और किसने कहा यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? एसएन सेन ये सरकारी इतिहासकार थे। तो भारत जब आजाद हो गया तो एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन को भारत सरकार ने यह जिम्मेदारी दी कि आप 1857 पे एक किताब लिखिए। तो इसीलिए इन्हें हम सरकारी इतिहासकार कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो आप उत्तर देंगे एसएन सेन। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी किताब 1857 इनकी किताब का नाम था। इसमें इन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता है, इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता है, किंतु इसे सैनिक विद्रोह कहना भी गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। अवध में यह एक जन आंदोलन बन गया। ठीक है, तो यूरोपीय इतिहासकारों के मत को भी हमने समझा, भारतीय इतिहासकारों के मत को भी हमने समझा। इसमें जितने पॉइंट्स दिए गए हैं इन सबको आपको अच्छे से याद करना है, कई बार पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न बहुत अधिक बनाए जाते हैं। तो अब इतनी बात हमने कर ली कि किसने क्या कहा। तो अब हम जो है ये समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के 1857 की जो क्रांति थी वो क्या थी। तो जैसा कि हमने देखा कि 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर के दो खेमे अलग अलग बटे हुए हैं। पहला खेमा है जो कि यह कहता है कि 1857 की क्रांति एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी। तो जो खेमा यह कहता है कि 1857 की क्रांति एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी, वो ये कहता है कि 1857 की क्रांति को प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज किया गया था। एक डेट तय किया गया था 31 मई 1857 का, कि 31 मई 1857 को क्रांति की जाएगी। हालांकि मंगल पांडे ने हड़बड़ी कर दी और इससे जो है क्रांति अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे फूट पड़ी। नहीं तो एक डेट तय किया गया था जो कि 31 मई 1857 था।
इस क्रांति के प्रतीक के रूप में चपाती यानी रोटी और कमल के फूल का प्रयोग किया गया था। और जो सन्यासी थे, जो फकीर थे, जो मदारी थे, जो जादूगर थे, उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह यह सूचना जो है पहुंचाई थी कि इस तरह की क्रांति होने वाली है। तो पहले खेमे का यह तर्क है जो इसे स्वतंत्रता संग्राम कहता है। तो दूसरा जो खेमा इसे केवल सैनिक विद्रोह कहता है, वो पहले खेमे को इस तर्क से काटता है कि आप ये सब बातें किन आधारों पर कह रहे हैं। चपाती की बात कर रहे हैं, कमल की बात कर रहे हैं, 31 मई के डेट की बात कर रहे हैं, इन सब का आपके पास क्या प्रूफ है? ये सब बातें सिद्ध करने के लिए एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला है। तो कहां पर यह सब प्लांट बन रहा था उसका कोई आधार नहीं है, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला है लिखित रूप में। तो जो पहला खेमा है वो इस तर्क पर यह तर्क देता है कि देखिए, चूंकि जो क्रांतिकारी थे वो उस समय सरकार का विरोध कर रहे थे और ऐसे में वो जो है अपने कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते थे कि उनका कोई डॉक्यूमेंट मिले, एक बात। दूसरी बात यह कि इस क्रांति में विजयी कौन सा पक्ष हुआ? तो अंग्रेज विजयी हुए। तो जब अंग्रेज विजयी हुए तो वो क्यों क्रांतिकारियों के व्यू को सबके सामने आना देना चाहेंगे? वो तो अपने ही व्यू को आना देना चाहेंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हीं के थे। और तीसरी बात यह है कि ये जितने लोगों ने भी इस पे किताबें लिखी है 1857 पे या फिर इस पे रिसर्च किया है, कोई अपना मत दिया है, उन सबके पास जो आधार है 1857 की क्रांति को जानने का, वो क्या है? वो सब ब्रिटिश दस्तावेज है। सारी बातें तो ब्रिटिश दस्तावेजों में ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों का आर्गुमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें 1857 की क्रांति में जो प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया, जैसे बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, तो मेरठ से क्रांतिकारियों ने, सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली पहुंचे और बहादुर साहब से उन्होंने कहा कि आप जो है हमारी सरपरस्ती करिए, हम आपको जो है भारत का सम्राट घोषित करते हैं। तो मजबूरी में उन्होंने कमान लिया था। नाना साहब, जिनकी बात हम आगे करेंगे, उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया था क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे पेशवा के। झांसी का विलय कर लिया गया था। अवध के तालुकदार जो है अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, अपने राजा के लिए लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर के अगर इन सबको हम देखें तो हमें यह नहीं लगता है कि कोई एक प्रकार से कोई राष्ट्रीयता की भावना रही हो। और जैसा कि डॉक्टर सेन कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी लगभग जब यह क्रांति हुई उस समय तक भारत केवल एक भौगोलिक कथन था। भारत एक भौगोलिक कथन था। तो एक बंगाली को, एक पंजाबी को, एक महाराष्ट्रियन को, एक मद्रासी को यह कभी भी भाव नहीं आता था कि वो एक भारतीय है। लोग अलग अलग बटे हुए थे। जैसे आज एक भाव है कि एक जो है महाराष्ट्र के व्यक्ति को भी पता है कि मैं भारतीय हूं, एक जो है बंबई के भी व्यक्ति को पता है कि मैं भारतीय हूं। इस तरह का भाव शायद नहीं था। तो इसीलिए डॉक्टर एस एन सेन कहते हैं कि भारत केवल एक भौगोलिक कथन था उस दौर में। तो जिस तरह की राष्ट्रीयता को हम आज महसूस करते हैं, आज देखते हैं, निश्चित रूप से उस तरह की राष्ट्रीयता की वहां पे भावना नहीं थी 1857 में। लेकिन फिर भी अपने निजी स्वतंत्रता के लिए, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए, अपने राजा की रक्षा करने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए ही सही, लेकिन ये जो है संग्राम तो हुआ ही हुआ। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया ही क्या गया। भले ही राष्ट्रीयता की भावना उस तरीके से नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीयता की भावना तो थी। अवध का जब विलय ब्रिटिश राज में हुआ तो अवध के जो
सिपाही थे ब्रिटिश भारतीय सेना में, उन्हें इस बात का बड़ा बुरा लगा कि हमारे नवाब को जो है अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया। तो क्षेत्रीय भावना तो थी और उसी के आधार पे हुआ, ठीक है। और इतनी बातें हमने समझ ली कि किसने क्या कहा, दोनों पक्षों के तर्क क्या थे। बहादुर शाह के मुकदमे का, जब क्रांति समाप्त हो गई, बहादुर शाह पकड़ लिए गए, तो बहादुर शाह के मुकदमे का जो जज था मेजर हैरियट, उन्होंने ये कहा कि प्रारंभ से ही यह षड्यंत्र यानी 1857 की क्रांति सिपाहियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी शाखाएं राजमहलों और शहरों में भी फैली हुई थी। तो शुरू तो यह सिपाहियों से हुआ, लेकिन फिर इसमें जमींदार भी आ गए, इसमें राजा भी आ गए, अवध में तो आम नागरिक भी आ गए, ठीक है। तो ये सारी बातें 1857 के स्वरूप को लेकर के हमने की है, ठीक है। तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके क्या प्रमुख कारण थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में हम सबसे पहले समझेंगे राजनीतिक कारण को, और इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है भारत पर कंपनी का नियंत्रण। तो भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से ही तो ये सारी बातें शुरू हुई, ठीक है। तो सबसे मुख्य पॉइंट हमारा भारत पर कंपनी का नियंत्रण है, क्योंकि इसी से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है मुगल बादशाह का अपमान। तो देखिए 1803 के बाद से ही, यानी सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद से ही दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, और जो मुगल बादशाह था वो अंग्रेजों का एक पेंशनर बन चुका था और वो अंग्रेजों के संरक्षण में था। उसके पास कोई ताकत नहीं बची हुई थी और उसकी जो अधिकारिता थी, उसकी जो बादशाहत थी, वो दिल्ली में भी नहीं थी, बल्कि वो केवल लाल किले का ही बादशाह बन करके रह चुका था, जिसे कि अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। लेकिन इन सबके बाद भी जो मुगल बादशाह थे उनके मान मर्यादा के दावे अभी भी सुरक्षित थे। तो मुगल बादशाह पहले के तरह ही दरबार लगाते थे, नजर लेते थे, खिल्लत बांटते थे। 1835 तक, यानी जब मुगल बादशाह अकबर सेकंड था, तब तक मुगलों के सिक्के भी प्रचलन में थे। 1835 में मुगलों के सिक्कों को बंद कर दिया गया। जो मुगल बादशाह था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को अपना प्रिय पुत्र और वफादार नौकर कह के संबोधित करता था। तो रियल पावर मुगल बादशाहों के पास तो कुछ भी नहीं बची थी, लेकिन उनके पास नॉमिनल पावर थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्वीकार करती थी कि ये मुगल बादशाह ही भारत का सम्राट है और हम इसके नीचे ही कार्य करते हैं। यानी नाम मात्र के सारे दावे मुगल सम्राटों के थे, लेकिन धीरे धीरे करके मुगल बादशाह के अधिकारों को सीमित किया जाने लगा और गवर्नर जनरल एम हस्ट ने स्पष्ट रूप से ये जो है मुगल बादशाह को समझा दिया कि आपकी जो भी अधिकारिता है वो केवल नाम मात्र की है। आप अपने को रियल मत समझिए, वास्तविक ताकत नहीं है, ये तो केवल दिखावे की चीजें चल रही है और इस बात को आप अच्छे से समझ करके रहिए। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो है जो मुगल बादशाह हैं उनको दिल्ली का लाल किला छोड़ करके बाहर रहना होगा और अब बहादुर शाह के बाद जो भी मुगल बादशाह नया बनेगा उसे केवल राजा की उपाधि मिलेगी, भारत के सम्राट की उपाधि नहीं मिलेगी। ये सारी जब चीजें हुई तो जो मुस्लिम प्रजा थी उसे जो है बहुत दुख होने लगा कि अरे ये तो अंग्रेज जो है तैमूर के वंशजों का अपमान कर रहे हैं, यानी मुगल बादशाह का अपमान कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं दिल्ली की मस्जिदों में इनके नाम के खुतबे पढ़े जाते थे कि तैमूर का वंश जो है दीर्घायु हो, जो भी खुतबा में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसने जो है मुस्लिम हितों को प्रभावित किया, क्योंकि वो जो है इन्हें अपने में बहुत सीनियर होकर के देखते थे मुगल बादशाह का, और भी अन्य लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो 1857 की क्रांति का बना वो था देसी राज्यों का हड़पा जाना। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार कई राज्य हो गए। तो देसी राज्यों का हड़पा जाना हमने बात किया, यहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जब ये सारे काम होने लगे तो जो देसी स्टेट थे, जो नेटिव स्टेट थे, जो देसी राज्य थे, उनके राजाओं को डर लगने लगा, वो भयाग्रस्त हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो उनका अस्तित्व केवल समय का प्रश्न है, उनका भी विलय हो जाएगा। अभी क्या नियम लेके आया है डलहौजी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के आया है, क्षय के सिद्धांत को लेकर आया है। कह रहा है कि गोद लेने के अधिकार को हम मान्यता नहीं देते हैं, और अगर राजा का वास्तविक पुत्र नहीं है तो वो गोद लेकर किसी को राजा नहीं बना सकता, उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। फिर हो सकता है कोई और नियम बना दे और सारे जो भारतीय राज्य हैं उनका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दे। और ये जो भय था राजाओं को, ये जो है झूठा भय नहीं था। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि मुझे 12 वर्ष के लिए अगर भारत का सम्राट बना दिया जाएगा तो भारतीय राजा शेष नहीं बचेंगे, उनके अस्तित्व को हम समाप्त कर देंगे। तो देसी राज्यों का हड़पा जाना ये बहुत बड़ा कारण बना 1857 की क्रांति में। ठीक है, अवध में भी विद्रोह हुआ, अवध को भी हड़पा गया था। झांसी में विद्रोह हुआ, झांसी को भी हड़पा गया था। ठीक है, और अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय, इसको समझ लीजिए। तो देसी राज्यों को हड़पा किस नीति से गया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हड़पा गया, व्यक्तिगत के सिद्धांत से हड़पा गया। लेकिन ये जो अवध था, जिसकी राजधानी फैजाबाद फिर लखनऊ, तो अवध से अधिक अंग्रेजों का मित्र राज्य कोई नहीं था, आज्ञाकारी राज्य कोई नहीं था। यह हर तरीके से अवध अंग्रेजों की मदद करता था। अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह, उनको पुत्र भी था। तो कोई भी आधार नहीं मिल रहा था कि अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाए, लेकिन नैतिकता को परे रख के, किनारे रख करके लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया कि यहां प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, शासन ठीक नहीं चल रहा है, और इसलिए अवध का विलय ब्रिटिश राज में किया जाता है। इसने जो है लोगों में खलबली मचा दी कि यह किस तरह का विषय। और अवध पर क्या था? सब्सिडरी अलायंस थोपा गया था। सब्सिडरी अलायंस की व्यवस्था क्या थी कि सब्सिडरी अलायंस के तहत जो राजा बंधक बन गया वो कहां से प्रशासन अच्छा कर पाएगा? वहां तो कुशासन ही होगा, सुशासन नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि धोखे से, झूठ बोलकर, नैतिकता को परे हटा करके अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। और जो बंगाल की सेना थी अंग्रेजों की, उसमें सबसे ज्यादा सिपाही अवध के ही थे, जिन्हें अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय पसंद नहीं आया। उसकी भी बात करेंगे आगे। और क्या? तो देसी राजाओं के पद और पेंशन की समाप्ति, देसी राजाओं के पद और पेंशन की समाप्ति। तो बहुत सारे
जो नेटिव स्टेट थे उन्हें हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश राज में मिलाया गया और कर्नाटक, तंजौर, सूरत यहां के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो कि कानपुर के पास बिठूर में रहते थे। उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया, इसलिए कि कहा गया कि आप बाजीराव सेकंड के पुत्र नहीं है, बल्कि आपको गोद उन्होंने लिया है, इसलिए उनको जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इसने भी अपना बहुत जो है बड़ा योगदान दिया, तो देसी राजाओं के पद और पेंशन की समाप्ति। इसके अलावा अधिकांश तालुकदारों तथा जमींदारों की जागीरें जब्त किया जाना। तो देखिए, जैसे ही बंगाल में ब्रिटिश राज कायम हुआ, बंगाल में एक भूमि व्यवस्था आई जिसे हम कहते हैं चिरो अस्थाई बंदोबस्तों, यानी परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया कि जमीनों की बोली लगा करके उन्हें जमींदारों को सौंप दिया गया। तो नए जमींदार आ गए, पुराने जमींदार बेदखल कर दिए गए। जो नए जमींदार थे वो खूब भूल राजस्व वसूलते थे, जो पुराने जमींदार थे वो रैयतों से यानी किसानों से करीब से जुड़े हुए थे, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझते थे। लेकिन ये नए जमींदार उनके दुख दर्द को नहीं समझते थे। ये हम अभी आर्थिक कारण में भी इसको समझेंगे, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि जागीरदारों की जागीरें जब्त की गई, जमींदारों को भी जो है परेशान किया गया, ये सारी चीजें हुई। और इसी समय जो है 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय बंबई में एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसने कुल 35,000 जागीरों की जांचें की और जिसमें से 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। तो ये 20,000 लोग बेरोजगार हुए। ऐसा ही अवध में भी किया गया। तो ये सारी चीजें, अधिकांश तालुकदारों तथा जमींदारों की जागीरें जब्त किया जाना, ठीक है। तो ये सारे राजनीतिक कारण रहे। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण। तो भारतीय धन का निष्कासन और भारतीय विउद्योगीकरण की ओर, भूमि व्यवस्थाओं में परिवर्तन, कृषि और कुटीर उद्योग का विनाश और व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण। कुल मिलाकर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि शोषणकारी ब्रिटिश राज। शोषणकारी ब्रिटिश राज का क्या उद्देश्य था भारत में शासन करने का? तो शोषणकारी ब्रिटिश राज का भारत पे शासन स्थापित करने का एक उद्देश्य था कि भारतीय संसाधनों की अधिक से अधिक लूट और उन संसाधनों के बल पर इंग्लैंड को अधिक से अधिक समृद्धशाली बनाना। दादा भाई नौरोजी ने जो है एक किताब लिख करके पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस धन के निष्कासन सिद्धांत को बताया कि किस प्रकार से जो है धन का निष्कासन भारत से किया जाता है, ड्रेन थियरी। भारत विऔद्योगिकीकरण की ओर चला गया। तो भारत में जो ब्रिटिश नीति हुई वो कैसी हो गई ब्रिटिशों के अधिकार के बाद? तो भारत ब्रिटिशों के अधिकार से पहले एक निर्यातक देश था। तो बहुत सारी वस्तुएं थी जिनका भारत से एक्सपोर्ट होता था। एक यूरोपियन इतिहासकार ने कहा कि भारत एक ऐसा समुद्र है जहां दुनिया भर के सोना चांदी रूपी नदियां आती हैं और उसमें वो डूब जाते हैं, फिर उससे बाहर नहीं निकलते। प्रोफेसर एंगस मेडिसिन का यह कहना है कि 1700 ईस्वी में जो दुनिया की जीडीपी थी उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 25% थी। 1950 में हमारी हिस्सेदारी कितनी थी? तो 3% थी। तो भारत को विऔद्योगिकीकरण के तरफ जो है ढकेल दिया गया और भारत को प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड गुड्स के एक्सपोर्टर से बदल करके रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर
और प्रोसेस्ड फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्टर बना दिया गया। तो भारत को पके पकाए माल के निर्यातक देश से बदल करके कच्चे माल का निर्यातक और पके पकाए माल का आयातक बना दिया गया। हुआ क्या, यहां के कारीगर, शिल्पी, दस्तकार ये सब बेरोजगार हो गए। ये जो देसी राज्य थे, ये शिल्पियों को, दस्तकारों को, कारीगरों को बहुत सारा काम मुहैया कराते थे। इन्हें भी जब हड़प लिया जाता था तो ये लोग बेरोजगार हो जाते थे। तो बहुत से कारण, और क्या किया गया, तो भूमि व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया और करों में वृद्धि की गई। तो अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में भूमि खरीदने और बेचने की विषय वस्तु बना दी गई। तो भूमि व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया। तो 3 तरह की भूमि व्यवस्थाएं आई। तो एक तो परमानेंट सेटलमेंट आया, चिरो अस्थाई बंदोबस्तो आया, एक जो है महालवाड़ी आया, एक रैयतवाड़ी आई। इस प्रकार से जो है भूमि व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया, करों में खूब वृद्धि की गई, कृषि और कुटीर उद्योग का विनाश कर दिया गया और व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण। तो पूरा जो व्यापार था भारत का, उस पर अंग्रेजों का पूर्ण रूपेण नियंत्रण था। ठीक है, तो ये सारी बातें राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण की हमने की। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक कारण की। तो देखिए, भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, बहुत सारे विदेशी आक्रांता भारत में आए, उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन समय के साथ बहुत सारे लोग जो बाहर से आए थे, उनकी आइडेंटिटी आज नहीं मिल पाती है। वो भारतीय समाज में ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें खोज पाना भी मुश्किल है कि कौन बाहर से आया, कौन यही मूल रहा। लेकिन अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे और ब्रिटिशों का भारतीय नागरिकों से कोई सामाजिक संबंध था ही नहीं। अंग्रेज हमेशा स्वयं की प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहते थे और भारतीयों का अपमान करते थे। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इससे 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इतना निंदनीय व्यवहार था अंग्रेजों का भारतीयों के साथ, इतना घृणित व्यवहार था अंग्रेजों का भारतीयों के साथ। तो भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार था। भारतीयों के साथ मेल जोल रखने का, सामाजिक संबंध बनाने का अंग्रेजों ने कभी प्रयास नहीं किया। ये जो है जातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहते थे, उच्च नस्ल के सिद्धांत पे भरोसा करते थे और गोरी चमड़ी को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को काले और सुअर की संज्ञा देते थे, काले और सुअर की संज्ञा देते थे और भारतीयों को असभ्य बताते थे। बड़े बड़े क्लबों में, रेस्टोरेंट्स में, होटलों में गेट पर, प्रवेश द्वार पे लिखा रहता था कि भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तो डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। इस तरीके से लिखा जाता था। भारत में ही कई ऐसे स्थान थे जहां भारतीयों का प्रवेश नहीं था और ऐसे लिखा जाता था कि भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। और क्या, तो ईसाई धर्म को हिंदू और मुस्लिम धर्म से श्रेष्ठ साबित किया जाना, यह भी काम कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू और मुस्लिम धर्म उससे नीचे है। और कंपनी द्वारा ईसाई मिशनरियों को खुली छूट, हमने पढ़ा है भारत के संवैधानिक विकास क्रम को, उसमें हमने पढ़ा कि 1813 में ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली
कि वो भारत में अपनी गतिविधियों को प्रारंभ कर सकती हैं। 1813 के बाद ही भारत में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों में बहुत तेजी आई और ईसाई मिशनरियां अब हर जगह दिखने लगी। वो स्कूलों में पहुंच गई, वो अस्पतालों में पहुंच गई, यहां तक कि वो जेलों में भी पहुंच गई। ईसाई मिशनरी के लोग हर जगह बाजारों में दिखने लगे और ये लोग जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने लगे और अन्य धर्मों का अपमान करने लगे। और इन लोगों को जो ब्रिटिश पुलिस थी वो भी संरक्षण दे रही थी ईसाई मिशनरियों को। एक अंग्रेज अधिकारी मेजर एडवर्ड ने कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम जो उद्देश्य है वो है भारत को ईसाई बनाना। तो वीर सावरकर ये लिखते हैं कि सैनिक व असैनिक उच्च अधिकारी राम एवं मोहम्मद को गाली देते थे। तो अंग्रेज जो है भगवान राम को, अल्लाह को गाली देते थे और सैनिकों को ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। ये सारी चीजें हो रही थी। तो कंपनी द्वारा ईसाई मिशनरियों को खुली छूट, ये सारी चीजें, और विलियम बेंटिंग और डलहौजी द्वारा हिंदू धर्म में हस्तक्षेप। तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा, हालांकि सती प्रथा का उन्मूलन भारतीयों के कहने पे ही किया गया था। विधवा पुनर्विवाह हो ऐसा अधिनियम भारतीयों के ही सिफारिश पर लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो भारतीय समाज सुधारक ही थे जो अंग्रेजों पे लगातार प्रेशर बना रहे थे कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उसको दूर किया जाए। लेकिन जो समाज का एक बड़ा वर्ग था वो इस बात को लेकर के सशंकित था कि अंग्रेज जो हमारी धार्मिक मान्यताओं को नहीं समझते, हमारे धर्म को नहीं समझते, हमारे धर्म का उपहास उड़ाते हैं, वो हमारे लिए कानून क्यों बनाएंगे? इनको किसने अधिकार दे दिया कि ये हमारे लिए कानून बनाए? ठीक है, समाज में कुरीतियां हैं, उसको दूर होना चाहिए, सती प्रथा नहीं न होनी चाहिए, किसी को जल करके आग लगा करके पति के साथ प्राण नहीं त्यागना चाहिए, किसी विधवा का पुनर्विवाह न हो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल हत्या नहीं होनी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, सब ठीक है। लेकिन ये सब करने वाले अंग्रेज कौन होते हैं? इनको किसने ये राइट्स दे दिया? ये भी बात विलियम बेंटिंग और डलहौजी द्वारा हिंदू धर्म में हस्तक्षेप। और डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट जो लेकर के आया वो भारतीय धर्म और परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि भारतीय धर्म और परंपरा में यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे के बच्चे को गोद ले सकता है, उसको पूरा उत्तराधिकार का जो है मिलेगा अधिकार। लेकिन यहां अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, गोद लिए हुए बच्चे को हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। तो ये बात। इसके अलावा 1850 का लेक्स लोकी कानून, ये क्या था? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का बड़ा तेजी से विस्तार हुआ। ईसाई मिशनरियां बाजारों में, जेलों में, स्कूलों में, अस्पतालों में हर जगह दिखने लगी। और उसी समय 1850 में लेक्स लोकी कानून पास किया गया, जिसे कहा जाता है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। तो हिंदू धर्म में ये परंपरा थी कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसको संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, यानी समाज से, संपत्ति से, परिवार से उसका सारा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो लेक्स लोकी कानून था, इसने कहा कि नहीं, अगर कोई हिंदू ईसाई बनता है तब भी उसे संपत्ति में अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, वो अयोग्य नहीं होगा, उसे संपत्ति में अधिकार मिलेगा, भले वो पहले हिंदू रहा हो और अब ईसाई बन गया है तब भी मिलेगा। और इससे पहले क्या था, इस कानून से पहले, कि कोई भी व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि घर में रहने का भी वो अधिकार खो देगा, वो विधर्मी हो गया।
लेकिन लेक्स लोकी कानून ने ऐसे लोगों को जो कि ये डर रहे थे कि अगर मैं धर्म परिवर्तन करूंगा तो अपनी संपत्ति से मैं हाथ धो दूंगा, उनको इस कानून ने अधिकार दिया कि हिंदू हो ईसाई बन जाओ, संपत्ति तुम्हारे हाथ में ही रहेगी, तुम्हारी संपत्ति कहीं नहीं जानी है। इन सब बातों ने भारतीयों को धीरे धीरे यह समझाना शुरू किया कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं और पूरे देश को ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात सामाजिक धार्मिक कारण की हुई। आइए अब सैनिक कारण की बात करें। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का नहीं होना, तो एक ही कार्य है, एक ही पद है सेना में, लेकिन एक भारतीय का वेतन और एक अंग्रेज के वेतन में बहुत अंतर होता था। तो समान वेतन नहीं था। भारतीयों का वेतन अंग्रेजों के वेतन से 7-8 गुने कम था। कोई भी सेना में भारतीय सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकता था। सबसे सर्वोच्च जो पद था सेना में भारतीय जिसको प्राप्त कर सकते थे वो सूबेदार का पद था, उससे ऊपर नहीं जा सकता था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं था और पद वृद्धि लगभग थी ही नहीं, पद वृद्धि लगभग थी ही नहीं। तो जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार टीआरएस होम्स कहता है कि अगर कोई सैनिक हैदर अली जितना भी योग्य है, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता, जिन्होंने अंग्रेजों को प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में घुटनों के बल पर बिठा दिया था, अंग्रेजों को बुरी तरह धूल चटाई थी। तो टीआरएस होम्स कहते हैं कि अगर कोई सैनिक हैदर अली जैसा योग्य भी हो तो भी एक मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी से अधिक वेतन नहीं पा सकता है। और कोई भी भारतीय अगर अपने पूरे प्राण से, पूरे मेहनत से 30 वर्ष की सेवा करे, खूब अंग्रेजी राज्य के लिए दमदारी से लड़े, लेकिन उसके बाद भी उसका पद इतना बड़ा नहीं हो सकता था, उसका पद का सम्मान इतना बड़ा नहीं हो सकता था कि इंग्लैंड से नया नया आया हुआ एक रंगरूट 20-22 साल का उसे कोई हुक्म दे दे और वो न करे, तो उसके हुक्म अदायगी से नहीं बचा सकता था अगर 30 वर्ष तक पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से वो कंपनी की सेवा किया हो। तो ये स्थिति थी। और क्या कि सामान्य विश्वास की अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये समाज में भी विश्वास हो रहा था, यहां भी होने लगा। यहां तक कि सेना में एक जो है ईसाई पादरी रहने लगा और ये सेना के खर्च से ईसाई पादरी रहता था और ये जो है उसी तरीके से धार्मिक शिक्षा वगैरह जो है देता था। तो एक धर्मोपदेशक सेना में रहने लगा ईसाई। ठीक है, और जाति या पंथ के चिन्ह, पगड़ी बांधना, माथे पर तिलक लगाने पर रोक लगा दी गई। तो 1806 में इसी विषय पर वेल्लोर में विद्रोह हुआ और वो यही था कि तिलक और पगड़ी कोई नहीं लगाएगा। तो तिलक और पगड़ी जो है हिंदू धर्म की पहचान, लोग तिलक लगाते हैं, कहा गया कि तिलक नहीं लगाना है बल्कि आपको हैट लगाना है। इस पर जो है 1806 में वेल्लोर में विद्रोह हुआ। इसके अलावा जो है यहां पर आप देखें तो 1824 में बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया। किस विषय पे किया? तो वर्मा जाने के निर्देश मिले 47वीं रेजिमेंट को। उसने कहा कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उस समय भारत में यह माना जाता था कि जिसने समुद्र को लांघ लिया, जिसने समुद्र को पार कर लिया, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती थी। घर परिवार के लोग भी उसको जो है दूर कर देते थे अपने से। तो 1824 में इस बात पर कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे और बर्मा जाने का जो रास्ता था वो समुद्र से होकर के था, तो 47वीं रेजिमेंट बैरकपुर ने इस पे जो है विद्रोह किया था। ठीक है,
और ज्यादातर सिपाही अवध से थे जिन्हें अवध का अपहरण पसंद नहीं आया। तो राष्ट्रीयता का अभाव होने के कारण जिन अवध के सिपाहियों ने पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत किया था, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए जिन्होंने भारतीयों पर गोली चलाई थी, ऐसे अवध के सिपाहियों को जिनके पास कोई अखिल भारतीय सोच नहीं थी, उन्हें लगता था कि ये मराठे तो विदेशी हैं, उन्हें लगता था ये पंजाबी तो विदेशी हैं, उन्हें लगता था ये मद्रासी तो विदेशी हैं, और वो जो है वो ब्रिटिश सेना में भारतीयों को ही दबाते हुए चले गए। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतना बड़ा जो है भूभाग जीत लिया उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की भूख मिटी नहीं रही है और अब इन्होंने हमारे स्वतः के राज्य यानी अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, तो वो जो है तड़प उठे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि अवध को भी हड़प लिया गया। ठीक है। और 1856 का सेना भर्ती अधिनियम, 1856 का सेना भर्ती अधिनियम था। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसने यह कहा कि अब जो भी सैनिक बनेगा वो विदेश सेवा अनिवार्य रूप से करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में उस समय यह मान्यता थी कि जिसने समुद्र को पार कर लिया उसका धर्म हो गया भ्रष्ट, और इस 1856 का सेना भर्ती अधिनियम ने यह तय किया कि विदेश सेवा में भी आपको जाना ही होगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश सेवा भत्ता पर रोक लगा दी गई। तो विदेश सेवा भत्ता क्या था? विदेश सेवा भत्ता का मतलब यह था कि उस समय पंजाब और सिंध में जिन सैनिकों की तैनाती होती थी उन्हें विदेश सेवा भत्ता मिलता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। 1854 में एक कानून आया जिसने निशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया। इसने भी सिपाहियों को काफी व्यथित किया। तो निशुल्क डाक सेवा, ठीक है। तो ये सारे जो कारण हम देखते हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण और सैनिक कारण, इन सब कारणों ने मिलकर के बारूद इकट्ठा कर दी थी। अब केवल एक चिनगारी की जरूरत थी और वो चिनगारी तात्कालिक कारण के रूप में हमें दिखी, और वो क्या थी कि 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे की जो बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसकी जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया और इसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था। तो ये कार्टेज है, ये पेपर केस है, ये पाउडर है, ये बुलेट है और ये ग्रीस है। और ये इनफील्ड पैटर्न 1853, इसे सेना में कब शामिल किया गया? तो 1856 में शामिल किया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि एक सैनिक जो है इस कार्टेज को मुंह से खोल रहा है और उसके बाद दूसरे चरण में इसमें जो है वो भरा जा रहा है पाउडर, और फिर ये तैयार हो गया। तो ये जो मुंह से काटा जा रहा है, अफवाह ये उड़ी कि इसमें सुअर के मांस का या गाय के मांस का। तो सुअर मुसलमानों के लिए घृणित और गाय हिंदुओं के लिए पूज्य। तो गाय के मांस का लगा हुआ और उसको मुंह से जो है, तो ये तो धर्म भ्रष्ट करने की बात हुई। अब सत्यता क्या रही वो तो एक अलग विषय रहा, लेकिन बहुत तेजी से ये बात जो है शुरू हो गई। तो यहां पर पूरा चित्र से जो है आप देख सकते हैं बताया गया। तो ये तत्कालिक कारण रहा, इसने चिनगारी का काम किया और विद्रोह उठ खड़ा हुआ। ठीक है। तो यहां पे आप देखें तो एक सुंदर सा चार्ट बनाया है हम लोगों ने, उसमें जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा टाइमलाइन रहा, कैसे कैसे चीजें जो है चली, कैसे 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस प्रयोग से इनकार कर दिया और कैसे ये सारी चीजें चली जो है, और केंद्र नेता और
असफलता के कारण और ये सारी चीजें, तो ये सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, आइए उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद जो है इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। तो हमने क्रांति के स्वरूप को समझा कि 1857 के क्रांति का स्वरूप क्या था। उसके बाद हमने बात की 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की और तत्कालिक कारण को भी हमने देखा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं इसी लेक्चर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।